हेलो बच्चों। हमने अपने लास्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट किया था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हमने नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे 19th सेंचुरी में इमर्ज हुई यूरोप में, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी गेन कर ली थी। और अर्नेस्ट रेनन ने नेशन को कैसे डिफाइन किया था वो हमने देख लिया था। ठीक है, अब ये नेशनलिज्म कैसे आया उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी प्रोसेसेस हुई यूरोप में जिसके कारण यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग आई। अब अपन को ये देखना है ये प्रोसेसेस, और इसमें हमने सबसे पहला देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, द फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप आफ्टर 1789। ठीक, क्योंकि 1789 में रेवोल्यूशन हुआ और इस समय फ्रांस एक फुल फ्लेजेडली टेरिटोरियल स्टेट थी। लेकिन इस रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, कुछ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए फ्रांस में, एंड दीज पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेड टू ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स विच वॉज कॉल्ड नेशनल असेंबली। ठीक है, दिस नेशनल असेंबली एंड दिस रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल who would henceforth constitute the nation। अब ये बोल रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति से या किसी एक व्यक्ति के परिवार से एक देश नहीं बनेगा, बल्कि उस देश में रहने वाले लोगों से वो नेशन बनेगा, वो राष्ट्र बनेगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्र तब बनेगा जब लोगों में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हो, और ये कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हमेशा से नहीं रही है लोगों में। तो इसके लिए भी हमने पढ़ा था, दिस फीलिंग ऑफ कॉमन बिलोंगिंगनेस इमर्ज थ्रू द स्ट्रगल्स ऑफ देयर लीडर्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ द सिटीजन्स। तो ऐसा ही यहां पर हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने कुछ मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए, और ये जो मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस जो इन लोगों ने अडॉप्ट किए, इन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस के कारण लोगों में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग इमर्ज हुई। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि what were those measures and practices which were adopted by the revolutionaries in France to create a sense of collective belongingness in the people of France। ठीक है, तो इनको अपन देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, they emphasized on the ideas of la patrie and la citoyen। la patrie मतलब the fatherland and the citoyen मतलब the citizen, है ना। So these ideas were emerged, these ideas were used by the revolutionaries in France to create a sense of collective belongingness। कैसे? These ideas of la patrie and la citoyen emphasized on the notion of a united community living under a constitution enjoying equal rights। ये पहला पॉइंट है ना। किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं ये दोनों आइडियाज? a united community लिविंग अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉइंग इक्वल राइट्स। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अ न्यू ट्राई कलर वॉज अडॉप्टेड टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड्स, है ना। तीसरा पॉइंट क्या आता है इसमें, हिम्स वर कंपोज्ड। हिम्स मतलब सॉन्ग्स वगैरह, न्यू सॉन्ग्स, हिम्स वर कंपोज्ड, मार्टायर्स वर कमेमोरेटेड। ठीक है, a national assembly was elected by a body of active citizens। ठीक, centralized administrative system was put in place, uniform weights and measures were adopted, and French, which was spoken in Paris, was promoted and all other regional dialects were demoted। ठीक है, ये सारी चीजों के थ्रू वहां के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग यानी कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग क्रिएट की गई। वहां फ्रांस में भी लोगों में हमेशा से कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं थी, ये फीलिंग वहां पर क्रिएट की गई थ्रू द एक्शंस ऑफ देयर लीडर्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ द सिटीजन्स। क्लियर है ये चीज? ठीक, इसमें यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आती, आप पर्सनली कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे ही ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और रेवोल्यूशन के बाद ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ताकि लोगों में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए, लेकिन ये लोग यही नहीं रुके।
रेवोल्यूशनरीज ने कुछ और चीजें प्रोक्लेम करी, जैसे कि उन्होंने क्या कहा, दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंच नेशन। अब वो फ्रांस को नेशन मानने लगे, एक राष्ट्र मानने लगे हैं, है ना। तो ये बोल रहे हैं, रेवोल्यूशनरीज बोल रहे हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। ठीक है, यूरोप में अदर कंट्रीज में डेस्पोटिज्म है, वो बोल रहे हैं डेस्पोटिक पावर, हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। बेस्टील वॉज द सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग, ठीक, यानी क्रूअल पावर का सिंबल था। तो ये जो डेस्पोटिज्म है, यानी कि मोनार्कीज जो स्टैब्लिश हैं यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, इस डेस्पोटिज्म को खत्म करके वहां पर भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है, ऐसा मानना था फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का। मतलब कि अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज अपने आप को सिर्फ फ्रांस का लीडर नहीं समझ रहे हैं, बल्कि पूरे यूरोप का लीडर समझ रहे हैं। और जो कुछ फ्रांस में हुआ उसकी खबर जैसे ही आसपास की कंट्रीज के लोगों को पहुंची, तो वहां पर भी जो स्टूडेंट्स हैं और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्होंने अपने जैकोबिन क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिए। इन जैकोबिन क्लब्स की जो एक्टिविटीज थी, उनके जो प्रोटेस्ट थे, these protests and activities of Jacobin clubs opened the ways for French armies in those countries like Holland, like Holland हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसे कई कंट्रीज जहां पर फ्रेंच आर्मीज ने अटैक किया और वहां डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश की। ठीक है, यही तो थी रिवोल्यूशनरी वॉर्स, जिनके बारे में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था 9th क्लास में। ठीक, तो इन रेवोल्यूशनरी वॉर्स के थ्रू फ्रांस अदर कंट्रीज में भी नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि 1804 में नेपोलियन एक रूल स्टार्ट हो जाता है और नेपोलियन यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है। नेपोलियन जैसे ही रूल करना स्टार्ट करता है तो फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है और वापस से मोनार्की स्टैब्लिश हो जाती है। सो नेपोलियन abolished democracy and reestablished monarchy in France. But in the field of administration, he adopted revolutionary measures to increase the efficiency of that system, है ना। उसमें रैशनली सारा काम होने लगे एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके लिए इन्होंने रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स की, जिन्हें कहा गया नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या सिविल कोड ऑफ 1804। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका। ठीक है, तो नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था? इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। नेपोलियन अबॉलिश्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, फर्स्ट पॉइंट। ही सिक्योर्ड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द सिटीजन्स, सेकंड पॉइंट। एंड एस्टैब्लिश्ड इक्वेलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, थर्ड पॉइंट। ये 3 मेन पॉइंट हैं। इसके अलावा उन सारे एरियाज में जहां जहां पर नेपोलियन ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था, जैसे कि जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, हॉलैंड है, ऐसी कई कंट्रीज जहां पर नेपोलियन ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया, वहां पर भी ये सारे मेजर्स उसने अडॉप्ट किए। उसने वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया। ठीक, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया, पीजेंट्स को सर्फडम से फ्री करवाया। ठीक है, सर्फडम क्या होता है? एक तरीके का बॉन्डेड लेबर। Peasants were forced to work on a particular field of noble। और फ्यूडल सिस्टम क्या होता था? लास्ट ईयर हमने पढ़ा था फ्यूडल सिस्टम मतलब कि एक राजा अपने एक खास आदमी को वेजेस, जो सेनापति वगैरह जो होते थे, जिन्हें नाइट्स भी कहा जाता था, उनको वेजेस देने की जगह पर जमीन दिया करते थे और फिर वो जमीन का यूज करते थे अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए, और इसके लिए वो फ्यूडल ड्यूज कलेक्ट किया करते थे, टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम से फ्री कर दिया, सर्फडम से फ्री कर दिया, सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसको सिंप्लीफाई किया। ठीक, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है उनको और ज्यादा इजी बनाया। ठीक, अब ये जो पीजेंट्स हैं, आर्टिजन्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, ये इनके लिए एक न्यू फाउंड फ्रीडम है और वो इस न्यू फाउंड फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स हो और नेशनल करेंसी हो, एक सिंगल करेंसी हो, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसके कारण गुड्स और सर्विसेज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं। ठीक, ये था नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। अब जब नेपोलियनिक रूल स्टार्ट हुआ
तो नेपोलियनिक रूल जहां जहां पर स्टैब्लिश होता चला गया यूरोप में, वहां के लोगों की थिंकिंग नेपोलियनिक रूल के लिए अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है, जैसे हॉलैंड वगैरह में शुरुआत में लोगों को लग रहा है कि नेपोलियन कौन है? हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। ठीक है, नेपोलियन को लग रहा है हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया दैट दीज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डज नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। अब लोगों को लगने लगा है कि ये हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी नहीं है, ये इन्वेडिंग फोर्सेस हैं जो उनकी कंट्री पर कब्जा करने आए हैं। ऐसा क्यों लगने लगा? क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम तो नहीं मिल रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो हो रहे हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रहा। ये कैसे कह सकते हैं? तो हम देखते हैं कि टैक्सेशन इंक्रीज हो गया, सेंसरशिप लगा दी, एंड फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इन द आर्मी। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन मतलब जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करना ताकि यूरोप पर कब्जा किया जा सके, है ना। इन सारी चीजों के कारण लोगों को लग रहा था कि नेपोलियनिक रूल जो है शुरुआत में तो हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, बट धीरे धीरे क्या लग रहा है उनको? इन्वेडिंग फोर्सेस। लेकिन ये तो सिर्फ कहां की बात हुई? फ्रांस की। और चैप्टर का नाम है नेशनल राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बाकी के यूरोप में क्या कंडीशन है? तो ये रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में हुआ, और यदि हम 18th सेंचुरी तक के यूरोप की बात करें तो हमें 18th सेंचुरी यूरोप में, पूरे यूरोप में कहीं भी नेशन स्टेट्स नजर नहीं आएंगी। तो फिर क्या था नेशन स्टेट्स नहीं थी? तो इसके बारे में हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।